समापन वेला पर इस पत्रकार वार्ता में सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत, अभिनंदन। और बहुत ही एक जो इस वर्ष की कवरेज रही, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या डिजिटल मीडिया हो, बहुत ही एक सटीक जानकारी फोन कर दूंगा, पेन ड्राइव तो देख ले। नगरवासियों को और जो व्यवसाय से संबंधित लोग हैं, घर में नहीं बैठा, मैं काम कर रहा हूं, उनको बहुत सटीक जानकारी मिली। उसी का ये कारण है वीडियो कॉलिंग पे देख ले, मैं काम कर रहा हूं कि भारी वर्षा के बावजूद पहला दिन स्मूथ था, लेकिन पहले दिन जनरली वही होता है कि इनॉग्रल सेशन और लोग अपनी तैयारी में होते हैं और सैटरडे संडे को ही मेन फुटबॉल मान करके लोग चलते हैं। और वो इतनी भारी वर्षा, मेरे ख्याल से सीजन में हमने इतनी बड़ा रेनफॉल नहीं देखा होगा कि जो इन 2 दिनों में देखने को मिला। उसके बावजूद लोगों को कुछ मशक्कत, जो अग्निवीर की परीक्षा के रास्ते में चल रही है, एक तरफ रोड हुआ है, उस जाम से भी, और इस वर्षा के कारण जो बड़ा जाम मिला, जो पार्किंग, जो हमने बहुत अच्छी व्यवस्था पार्किंग की थी, एक बड़ा हिस्सा पार्किंग का और 0 डिस्टेंस पर पार्किंग बनाई थी, जिसके 2 अलग अलग इन और आउट गेट भी बनाए थे। लेकिन वो वर्षा के भेंट चढ़ा और उसकी वजह से बहुत लोगों को परेशानी हुई और कल 2 घंटे 2.5 घंटे लोगों को मशक्कत करनी पड़ी निकलने और आने में। और कल रात को एग्जीबिटर्स यहाँ से 9 बजे तक भी बाहर निकल पाए। इन सब के बावजूद अब तक का जो फुटबॉल पिछले सालों में रहा है, उससे एक रिकॉर्ड फुटबॉल, जो टोटल विजिटर्स रहे, बिजनेस विजिटर्स और जनरल विजिटर्स को मिलाकर के, इस बार हमारी भावी आने वाली जो एक हमने अपने CSR में आगरा फुटवेयर मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर चैम्बर ने एक और इनिशिएटिव लिया है कि अगले युवाओं को हम लोग किस तरह से मोटिवेट करें इंटरप्रेन्योरशिप के लिए, किस तरह से वो इंटरप्रेन्योर बने, न कि केवल नौकरी तक सीमित रहे। तभी हम उद्योग को आगे ले जा सकते हैं, तभी हम अपने क्लस्टर को जिंदा रख सकते हैं, तभी हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। तो बड़ी संख्या में हमने मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स के छात्रों को भी इनवाइट किया था। आसपास के जो निफ्ट की बड़ी टीम, CFTI की, FDDI से, और उनके अलावा जितने भी हमारे आसपास के हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है या उत्तम इंस्टीट्यूट है, ईशान कॉलेज है, GLA है, संस्कृत यूनिवर्सिटी है, इनके सारे स्टूडेंट्स को भी हम लोगों ने काफी संख्या में इनवाइट किया था। और काफी संख्या उनकी तीनों दिन, आज भी काफी संख्या देखने को मिली। बड़ी उत्सुकता थी कि कुछ प्रोडक्ट देकर के ऐसा था कि उनको कुछ आइडियाज मिल सके, टेक्निकल सेशन में कुछ उनको जानकारी मिल सके और कुछ एक रास्ता दिख सके। उस तरह से मिलाकर के वर्षा के बावजूद भी हम 21,700 का फुटबॉल 3 दिनों में रहा और 5,731 जो रजिस्टर्ड बिजनेस विजिटर्स होते हैं, जो फैक्ट्री वाले अपने कार्ड देकर के, बिजनेस कार्ड देकर के रजिस्टर कराते हैं, 5,731 विजिटर्स हमारे बिजनेस रजिस्टर्ड बिजनेस विजिटर रहे। एग्जीबिशन में उपलब्धियों के हिसाब से देखें तो इस बार हमको काफी इनोवेटिव प्रोडक्ट दिखाई दिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसकी चिंता हम सबको रहती है, जो पर्यावरण की हमको चिंता रहती है और जो पिछले कुछ वर्षों में 2, 3, 4, 5 वर्षों में जो जागरूकता हम सब में आई है,
कि हमारा पर्यावरण कैसे सुरक्षित हो, हम जीरो वेस्ट पर कैसे आए, हमारा वेस्ट मैनेजमेंट कैसे हो। एक नया कॉन्सेप्ट गडकरी जी ने बार बार अपने इसमें बोला है, वेस्ट टू वेल्थ। आप इस फेयर में मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने विशेष रुचि दिखाई थी, संजय तिवारी हो या अम्बुज जी हो, कि ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट देखने की जिसमें रिसाइकिल्ड प्रोडक्ट बनाए गए हों। तो इस तरह के करीब करीब जितने भी हमारे यहाँ कंपोनेंट लगते हैं, चाहे वो सेल्यूलोज बोर्ड हो, चाहे इंसोल बोर्ड हो, या ये टोपक हो, या स्टिफनर्स हो, या रबर शीट्स हो, या इवन हमारी जो अलग अलग तरह की टेप्स लगती हैं, इलास्टिक्स लगती हैं, इन सब में 20 से 30% तक रिसाइकिल्ड मटेरियल यूज हुआ है। यहाँ आगरा के इसमें हॉल में भी हैं सरीन जो मल्टीपल प्रोडक्ट डिस्प्ले करते हैं, स्पेनिश कंपनीज को भी रिप्रेजेंट करते हैं, जर्मन कंपनी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, इटालियन कंपनीज को भी रिप्रेजेंट करते हैं, थाईलैंड की कंपनी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनके सारे प्रिंसिपल्स भी यहाँ थे, उनके प्रोडक्ट्स की जब सारी जानकारी ली गई तो ऊपर सबसे पहले यही डिक्लेयर किया हुआ है, जो एम्फेसिस दी गई है वो सस्टेनेबल प्रोडक्ट पर ही एम्फेसिस दी गई है, और उसको परसेंटेज भी दी गई है कि किस मटेरियल में कितना रिसाइकिल्ड मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है। इसी तरह से प्लास्टिक की बॉटल्स के थ्रेड बना करके उनके भी जो है उनसे भी प्रोडक्ट बनाए गए हैं, इंसोल बोर्ड में उनको इंट्रोड्यूस किया गया है, और उनके फैब्रिक्स भी बनाए गए हैं। तो इस तरह के इनोवेटिव प्रोडक्ट, इस बार जो सस्टेनेबिलिटी हमारा सबसे बड़ा इश्यू है, उसको काफी हद तक कंपोनेंट इंडस्ट्री ने एड्रेस करने का प्रयास किया है। पीयू बेस अभी तक जो रहता था कि लेदर की वेस्टेज तो लेदर की फैक्ट्रीज में वेस्टेज नहीं होती, लगभग जीरो वेस्टेज होती है। जो लेदर की जितनी कतरन होती है, उस कतरन की डिमांड बड़ी हाई रहती है, और इतनी हाई रहती है कि मेरे पास कभी जूते के लिए सिफारिश आई ना आई हो, लेकिन उसके लिए हर वीक किसी ना किसी का फोन आता है, साहब इस बार की कतरन मुझे दिला देना। ये फोन कोई ना कोई एक कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार जरूर मुझे व्यक्तिगत फोन करता है कि इस बार की कतरन हमें मिलनी चाहिए। कतरन से बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, कतरन से कारपेट भी बन रहे हैं, आपने कभी आए हो फैक्ट्रीज में भी देखे हो, या इवन आप बड़े बड़े मॉल में भी देखेंगे कि कतरन से बने हुए कारपेट्स काफी आए हैं, टॉयज बनते हैं, और कतरन में से जितने बड़े बड़े टुकड़े हैं वो निकाल करके छोटे बच्चों के शूज में, और जो और नई छोटी कतरन बचती है वो लेदर बोर्ड में यूज होता है। तो हमारा 100% कतरन हमारी ये यूज होती है। राजेश सहगल जी इसके बारे में तो हमने पूछा जब इनसे कि भाई क्यों लेडीज वर्कर इसमें काम नहीं कर पाती, तो उन्होंने बताया कि लेदर की मशीन रोलर फीड होती है, और जो कपड़े की मशीन है डॉग फीड है। हम इस पर भी रिसर्च कर रहे हैं कि लेदर की मशीन डॉग फीड क्यों नहीं बन सकती, या रोलर फीड पर हम उनको किस तरह से उनको उसमें स्किल दे करके हम उसी स्पीड में उनको आगे बढ़ा सकते हैं। ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन फ्यूचरिस्टिक हमारे पास में, जब मैंने बताया कि आगे जो भारत, जो बढ़ता हुआ भारत है, जिस तरह से आगे आने वाली जो एक बड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ लगने वाली हैं, उनमें साफ सुथरा भी काम होगा, पैसा भी ज़्यादा होगा, उस समय लेबर की शॉर्टेज आ सकती है। उसके लिए हमारे पास फ्यूचरिस्टिक हमको लाइंस यहाँ मिल रही हैं, मशीनें देखने को मिल रही हैं, और उसके ऊपर कहीं ना कहीं ट्रायल्स हम लोग अभी से शुरू करने वाले हैं, और कुछ ऑर्डर्स इनको कई मशीनों के मिले भी हैं। 15 मशीनें स्टिचिंग मशीन का गुप्ता ओवरसीज ने ही ऑर्डर किया है, उसके लिए लीड लिए, और हमेशा ये लीड लेते चले आए हैं इसमें। और गोपाल गुप्ता जी को नहीं मालूम थी, मशीन वाले ने बताया कि आपके यहाँ ऑलरेडी 4 मशीनें लगी हुई हैं, आज एक मशीन खराब हुई थी आपकी ये वाली, और आज मैं ठीक करने भी हमारे ऋषि मुनियों के समय से भी हम देखते रहे हैं कि खाल पर
बैठ करके ही थे और वही कारण रहा कि हमारे यहाँ जो कैटल पॉपुलेशन है वर्ल्ड की हाईएस्ट कैटल पॉपुलेशन है, तो दोनों का सामंजस्य बैठाते हुए जिस तरह से वीगन आगे बढ़ रहा है तो हमको ऑल्टरनेट ढूंढने होंगे। वो ऑल्टरनेट हमको टेक्सटाइल के अलग अलग रूप में देखने को मिले हैं। ये विशेषताएं नहीं इसकी, इस अचानक जो मौसम परिवर्तित हुआ उसके बावजूद भी आप लोगों ने भी कुछ फीडबैक लिया होगा। अभी भी हम यहाँ पर थोड़ा देर से आए तो पूरे राउंड पर थे, करीब करीब हर एक से फीडबैक ले रहे थे। थोड़े बहुत मिक्स फीडबैक होते हैं, कुछ लोगों को चाहते थे कि एक दिन फेयर और बढ़ जाना चाहिए, कुछ लोगों का ऐसा भी था, कुछ लोग 3 दिन काफ़ी मानते हैं। अगली जो डेट्स रखी गई हैं मीट एट आगरा की, अगली बार जो दिवाली है वो 12 नवंबर की है 2023 की। तो हम दिवाली को और त्योहारों को देख करके, और जो हमारा इटली में जो फेयर होता है बोलोनिया फेयर, लिनिया मेले फेयर जो होता है, उनकी डेटों को भी देखा जाता है कि बीच में करवा चौथ या इस तरह का कोई वो ना पड़े। उनको देखते हुए अभी तक की जो टेंटेटिव डेट हमने किए हैं 27, 28, 20, 21, 22 अक्टूबर रहेगी अगली बार की। हम लोगों को जनरली जो सूट करता है वो अक्टूबर का लास्ट वीक सूट करता है या नवंबर का फर्स्ट वीक सूट करता है। 20, 21, 22 अक्टूबर, 27, 28, 29 तो 2 डेटों हम लोगों ने डिस्कस किया था। हम लोगों को सूट करता है जनरली अक्टूबर का लास्ट वीक या नवंबर का फर्स्ट वीक, क्योंकि हम लोगों को गार्दा फेयर के हिसाब से, उसके हिसाब से जो तैयारियां विंटर कलेक्शन की करनी होती है उसी हिसाब से सूट करता है ये। लेकिन दिवाली से पहले की तैयारियां, दिवाली से पहले लेबर का मिलना उन सबको देखते हुए ये तय किया कि अगला फेयर 20, 21, 22 अक्टूबर को रहेगा और इस पर फाइनल विचार किया जा सकता है। हो सकता है कि एक वीक 27, 28 का भी रह सकता है 29 का, लेकिन अभी तक कोई डेट अगर कोई क्लैश नहीं करती होगी तो 20, 21, 22 अक्टूबर ही रहेगा। इस अवसर पर हम लोग अपने स्पॉन्सर्स को हम सम्मानित करते हैं। स्पॉन्सर्स को सम्मानित हम लोगों ने फैशन शो वाले प्रोग्राम के दिन किया था, उन्हीं का स्पॉन्सर शो था, उन्हीं लोगों के शोज थे, वहाँ सम्मानित किया था। हम लोग अपने कुछ एक्सपोर्टर्स को जिन्होंने एक्सीलेंस इन एक्सपोर्ट क्या है उनको सम्मानित करते हैं। उनको इनॉग्रल में सम्मानित किया था। कंपोनेंट में जो जिन्होंने लीड लिए हैं, अच्छे टर्नओवर भी किए हैं, अच्छे इनोवेटिव प्रोडक्ट भी दिए हैं, उनको सम्मानित हम लोगों ने इसमें किया। और आज के दिन हम जिन्होंने बेस्ट एग्जीबिटर, जिन्होंने सबसे अच्छा स्टॉल बनाया, प्रदर्शन किया, और ऐसे कुछ को जो जिनके प्रोडक्ट तो अच्छे थे ही थे, साथ में इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी जिनके रहे, उनके इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को भी 2 लोगों को करते हैं, 4 लोगों को चयनित किया गया है इसमें। हाँ, सोल्स केस में अलर्ट इंडिया सोल्स, अलर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, आपने देखा होगा कि बिल्कुल सस्ते ऐसा बनाया है कि जिस तरह से किसी आप गार्डन के अंदर, किसी ग्रीन हाउस में अंदर एंटर कर रहे हो, बहुत सुंदर ढंग से इन्होंने सुसज्जित किया है। अलर्ट इंडिया सोल्स को यहाँ सम्मानित किया जाना है। अलर्ट इंडिया सोल्स से हमारे बीच चंद्रमोहन सचदेवा जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनको अनुरोध करूंगा कि राणा साहब, गोपाल गुप्ता, पूरी टीम आए। चंद्रमोहन सचदेवा जी, ये नहीं पता नहीं किसको मिल रहा है। ये जितने भी रेप्टाइल प्रिंट्स हैं
तो ये देख करके लग ही नहीं सकता कि ये टेक्सटाइल पर, कपड़े पर बने हुए हैं। अगर उसको टच करेंगे तो ऐसा लगता है कि ये चमड़े के ही हैं, उनमें स्ट्रेंथ भी है और फिनिश भी है। सिद्धार्थ जी जर्मनी से कुछ नई टेक्निक्स सीख कर के आए हैं। कपड़े का व्यवसाय तो अशोक जी लंबे समय से करते थे, लेकिन बच्चे लीड ले रहे हैं और ये डिजाइनिंग भी ये खुद करते हैं। बहुत बधाई। ठीक है, हाँ ठीक है जी। कृतिका जी ये दोनों ही सिद्धार्थ जर्मनी रहे, जर्मनी से इन्होंने नई तकनीक सीखी, ये फॉइल पेंटिंग्स पर कपड़े में एक नया इनोवेशन, क्योंकि पहले ये कपड़ा बेचते थे सिर्फ गारमेंट्स के लिए, शू में कैसे यूज हो सके, जूतों में कैसे प्रयोग हो सके। ये एक इसी तरह से जिस तरह से 2G में, 3G में, 5G में उसके सैकड़ों यूज निकाले जा रहे हैं, कपड़े के भी किस तरह से मल्टीपल यूज हो सकते हैं वो प्रयोग इन्होंने किए। बहुत बधाई आपको, बहुत। काम किया है जो प्लास्टिक की बॉटल्स को जो मिला के इन्होंने थ्रेड्स बनाए हैं, उनके थ्रेड्स को यूज किया है और साथ में फायर प्रूफिंग का भी ध्यान रखा गया है कि किसी तरह से फायर में ना हो, फायर रेजिस्टेंस मटेरियल भी उसमें यूज करके उनको बनाया है। जय कक्कर इमेज इन इंडिया फाइबर से सस्टेनेबल मटेरियल्स और मल्टी प्रोडक्ट, जो कई एक साथ कई कंपनियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे वो रबर शीट हो, चाहे वो इंसोल बोर्ड हो, चाहे एडेसिव हो, फास्टेंस हो, ये जो अभी वेलक्रो वगैरह के आइटम है, ये जो छोटे ऐसे आइटम्स हैं जो एक जूते में अलग से मजबूती भी दे। सरीन सबसे पहला एक बड़ा स्टॉल देखा होगा कि 8 कंपनियों को एक साथ, फॉरेन कंपनियों को प्रेजेंट करके, बहुत पुराने इंडस्ट्री में है। अमरीश सरीन एंटरप्राइजेस, बहुत बधाई। इन्होंने एक एक प्रोडक्ट का बताया, उसकी रिटिन यहाँ आ जाओ ना, आगे आ जाओ ना, ये चारों का अलग, चारों का ये चारों यहाँ भी चारों। अमरीश सरीन एंटरप्राइजेस, बहुत बधाई। इन्होंने एक एक प्रोडक्ट का बताया, उसकी रिटिन यहाँ आ जाओ ना, आगे आ जाओ ना, ये चारों का अलग, चारों का ये चारों यहाँ भी चारों। फेयर लगाती है, आप विश्वास मानिए इसके सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट मिलता है वो हम डोमेस्टिक इंडस्ट्री वालों को मिलता है। मुझे लगता है हमारी सहभागिता, हमारे लोग
सबसे ज़्यादा होते हैं यहाँ पर, सॉरी टू से, क्योंकि एक्सपोर्टर्स तक ये सब बड़ी कंपनीज खुद पहुँच जाती हैं। उसका कारण ये है, वो खुद पहुँचती हैं उन लोगों के पास, वो एक बड़े बायर होते हैं, पर जो हमारे डोमेस्टिक विंग्स हैं वो इतने बड़े बायर नहीं होते, उन तक ये खुद नहीं पहुँच पाती, तो हम लोगों की ही सबसे ज़्यादा तादाद होती है। अगर मैं अपने बारे में कहूँ तो आज मैंने 4 मशीनों का जो है पीओ उन्होंने बनाया था, जिसमें 3 की पेमेंट्स मैं करके आया हूँ, फाइनलाइज कर चुका हूँ। और आप देखिएगा, मैं डावर साहब को बताना चाहूँगा कि संगीता और जितनी भी बाहर से मशीन्स वाले आए थे सर, सबकी मशीनें 90% सोल्ड हो गई। आज ये हालत थी कि मशीन के लिए अब मैन्युफैक्चर कहता था भाई अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो मैं ले लूँ, अभी ये बेनिफिट थोड़ा सा मिलता है, किराए का थोड़ा सा और डिस्काउंट दे देते हैं, वो बात एक अलग है। लेकिन ये भी उस्ताद जो है आने वाले एग्जीबिटर पे रहता है कि डोमेस्टिक के लोग मतलब इस चीज़ को बहुत पसंद करते हैं और आगे बढ़ने के लिए जो है हमेशा हमेशा इस बात पे रहते हैं कि हम भी आगे बढ़ें। और मेरे ख्याल से जो इसका मूल उद्देश्य है वो यही है कि नीचे से सब इंडस्ट्री बढ़ के आगरा का नाम हो, लगे कि आगरा में इंडस्ट्री अच्छी हुई। तो इसका जो उद्देश्य है वो हम लोग पूरा करते हैं। अब बात आती है कि डोमेस्टिक जो है वो अपने बूते पे यहाँ पे फेयर लगाए, क्योंकि इतनी सारी सुविधाएं, जगह, सब कुछ। आज आप देखिए, ये विज़न होगा डावर साहब का, एफमेक का, आज अगर ये कहीं ओपन में हो रहा होता तो ये पूरा शो ध्वस्त हो गया होता। इतनी अच्छी व्यवस्था थी, इतनी बारिश के बावजूद अगर आप पॉजिटिविटी देखते हैं तो इतने लोग हैं, मतलब काबिले तारीफ है। और बाइकर्स के साथ लेके कार वाले सब लोग पहुंचे हैं। आज संडे को भी सब जने थे और मैंने ऐसे कई चेहरे देखे जो रोज आए हैं तीनों दिन, यानी कुछ मिल रहा था। तो मैं डोमेस्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपनी बात को यहाँ समाप्त करता हूँ। अभी क्वेश्चन आंसर राउंड है कि हम लोग जो है सेल्स जो हमारी आती है वो बिल्कुल सही कहा गया, जून, जुलाई, अगस्त यही हमारा टाइम होता है। और मैं पूरी कोशिश करूँगा अपनी टीम के साथ मिलकर कि हम इस साल इसको ज़रूर लगाएं, जिससे कि अगली बार जो है फिर इस बात के लिए बाइक ना मिले और हम बोलें कि हमने आपसे जो है सीख के और फिर आगे करके दिखाया। थैंक यू सर। भाई थैंक यू, इससे अच्छा कॉम्प्लीमेंट हमें एफपेक टीम को नहीं मिल सकता जो आपने दिया है। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा बड़ी कैटेगोरिकली कि हमारे यहाँ जो ये जात पात कि ये एक्सपोर्ट का माल है और ये डोमेस्टिक का माल है, इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाना चाहिए। हमें जो कुछ बनाना है वो अच्छा ही बनाना है, और प्रोडक्ट में डोमेस्टिक या एक्सपोर्ट के अंदर डिफरेंस करना एक मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा क्राइम है। कोई भी अच्छी कंपनी किसी भी इंडस्ट्री की, आप उदाहरण देख सकते हैं, मर्सिडीज़ कार जर्मनी ने एक्सपोर्ट के लिए नहीं बनाई थी, उन्होंने अपनी कंट्री के लिए बनाई थी। जापान अपना प्रोडक्ट अपने लिए बनाता है, एक्सपोर्ट के लिए नहीं बनाता। आपको अच्छा लगता है इसलिए आप भी खरीद लेते हैं। तो इस भ्रम को, इस धारणा को कि ये एक्सपोर्ट है, ये डोमेस्टिक है, जितना जल्दी हम ख़त्म करते हैं उतना ही हमारे लिए अच्छा है। थैंक यू सर। राणा साहब यहाँ बैठे हैं, अनौपचारिक रूप से बातचीत करते हुए उन्होंने हमसे कहा था कि एक ये भी थोड़ा सा संकोच रहता है कि हमारे प्रोडक्ट को कोई कॉपी ना कर ले, क्या इसलिए फेयर नहीं लगा पा रहे क्या? साहू साहब मुझे दिखे नहीं थे। अरे बैठे आप, आइए आइए आइए। इंस्टीट्यूशन का तो बहुत बड़ा योगदान रहा है। सर मेरा छोटा सा सवाल था डोमेस्टिक वालों से कि क्या आप अपने प्रोडक्ट की कॉपी से डरने की वजह से आप 4 साल से नहीं लगा पा रहे हैं? देखिए मैं एक बात बताता हूँ आपको, कुछ समय पूर्व यानी करीब 5-7 साल पहले ऐसी धारणाएं थी। जब से इंटरनेट का युग आया तब से कॉपी वर्ड खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। कोई किसी की कॉपी नहीं कर सकता, सब अपने आप में सक्षम, अच्छा जूता बना रहे हैं, कोई किसी से कंपटीशन भी नहीं रहा। और विश्वास मानिए तिवारी जी, इतना काम है बाजार में कि आपको कॉपी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ जी, लेकिन मतलब ऐसा कहीं है, हो सकता है ऐसा, मतलब कुछ पॉइंट पे कुछ अगर उन्होंने कहा मेरे बड़े हैं, कुछ चीज़ों में सही भी होगा,
जो मैं नहीं बोल रहा यहाँ पर, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ कि 90% जिस चीज का वजन ज्यादा होता है वो ये है कि अब कॉपी नहीं है, ऐसा कोई डर नहीं है। बायर भी सेम है, बनाने वाला प्रोडक्ट भी सेम है, लेकिन फिर भी दोनों लोग नहीं बना पा रहे, तो कॉपी क्या हुआ? हम पे काम इतना है। कॉपी वाला सवाल अब खत्म हो गया है। अब कॉपी नहीं होती है। आपसे अब तो ये है कि हैंड राइटिंग किसकी कैसी है, किसमें कैपेबिलिटी है बनाने की। पूरे आप जूते देखेंगे तो एक से एक डिजाइन आपको उसमें मिल जाएगा इंटरनेट पर। चाहे आपको डिजाइन्स की तो कहीं कोई कमी है ही नहीं, सिर्फ कैपेबिलिटी कौन बना सकता है, किसके पास वर्कफोर्स अच्छी है, किसके पास फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, किसी के पास वो अच्छी है, किसी के पास वर्कमैनशिप अच्छी है, आदमी किसी के पास प्राइस स्ट्रक्चर कैसा है, कौन अपने आप को कॉम्पिटिटिव कैसे बना सकता है, उसकी कॉम्पिटिटिवनेस क्या है, आज वो रह गया है। ये तो कहीं रहा ही नहीं है कि कॉपी। हम ये बगल में भी नहीं देखते कि किसी स्टॉल में जाते हैं कि हम गाड़ा जब जाते हैं तो ये बगल में ही देखते बगल वाले ने क्या बनाया है। हम अपने आप को कंफ्यूज करना ही नहीं चाहते कि वो क्या बनाता है उसकी कॉपी करके बनाऊं, मैं क्या बना सकता हूं, मुझे वो बनाना है। अगर मैं इधर उधर देख करके कॉपी करने लगा तो मैं न वो बना पाऊंगा, ना वो जो बना पा रहा हूँ ना वो बना पाऊंगा। इसलिए सर डावर साहब सर डावर साहब आपने बोला था भी चाइना की निर्भरता को लेकर आपने बोला था, तो इसमें आगरा की सहभागिता कितनी होगी? निर्भरता को लेकर बोला था आपने कि निर्भरता को खत्म किया जाए। देखिए आगरा उत्तर प्रदेश का नहीं, भारत का सबसे बड़ा क्लस्टर है। पूरे देश में कहीं भी अगर जूता बन रहा है, चाहे वो चेन्नई में क्यों ना बन रहा हो, शुरुआत की लेबर, शुरुआत की जो टेक्निकल जो डिजाइनर्स हैं वो सब आगरा से ही गए हैं। आगरा और फुटवियर दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है, पर्यायवाची। अगर कहीं ये जो अपॉर्चुनिटीज चाइना का को रिप्लेस करने की बात आती है तो सबसे बड़ा अगर नंबर आएगा तो आगरा का ही नंबर आने वाला है। हमारी बस जो सीमाएं अब तक थी, हम लेदर के शूज पर अपने आप को निर्भर रखते थे। अब हमारे पास टेनरीज भी नहीं है, टेनरीज हमसे दूर है, चेन्नई में है, कलकत्ता में है, उसमें है। तो मैन मेड मटेरियल क्यों नहीं बनाएंगे? मैन मेड मटेरियल की अवेलेबिलिटी यहाँ है और घर घर में मैन मेड बनने लगा है। टेक्सटाइल भी इतनी अच्छी आने लगी और पीयू बेसिस पर भी इतना कुछ बनने लगा है। तो आगरा का तो एक बड़ा हिस्सा रहने ही वाला है। और आगरा को मैंने पहले भी अपने इनॉग्रल दिन भी कहा था कि वी आर नॉट टारगेटिंग 10% और 15% और 20% ग्रोथ नाउ, वी आर जस्ट टारगेटिंग डबलिंग, ट्रिपलिंग। उसको मल्टीपल कैसे करना है और आगरा को वर्ल्ड कैपिटल ऑफ फुटवियर कैसे बनाना है, हम उसको टारगेट लेके चल रहे हैं। अब हमारा टारगेट 5-7-10% की ग्रोथ नहीं है। डोमेस्टिक की बात करें, डोमेस्टिक ये कह रहे थे कि भाई एक्सपोर्टर्स के बड़ा होता है, इनके पास सब पहुंच जाते हैं और डोमेस्टिक वालों के पास नहीं पहुंचता। आज डोमेस्टिक की पोजीशन ये है कि एक्सपोर्ट वालों के पास एक ऑर्डर या एक स्टाइल का ऑर्डर मैक्सिमम 5,000, 7,000 या 8,000 पेयर होता है और डोमेस्टिक के पास एक ऑर्डर एक स्टाइल का 30,000 पेयर है। बाटा के एक स्टाइल 30,000 के हैं, फ्यूचर ग्रुप के एक स्टाइल 20-30,000 के, इवन वुडलैंड हो या रेड टेप हो या ये हो, इनके सबके बड़े ऑर्डर्स आने लगे। ये पहले ये सारे प्रोडक्ट चाइना से इंपोर्ट करते थे। अब चाइना के जिसमें दोनों सेंटीमेंट्स भी बने हैं और वाइबल भी नहीं रहा है। उनके यहाँ कॉस्ट भी बढ़ी है और कॉस्ट बढ़ने के साथ ये डिक्लेयर करेंगे। सर आपने रिसाइकिल को लेकर आपने बड़ी बात कही थी, 20 से 30% तक रिसाइकिल की जाएगी, तो आगरा में भी रिसाइकिल को लेकर कुछ काम किया जाएगा? डेफिनेट। देखिए हम लोग, मैंने बताया, हम लोग तो असेंबल करने वाले हैं। हमारे पास तो मटेरियल आता है, उसको हमने काटा, सिलाई की और सोल के साथ में अटैच किया। सोल बड़ा जो बनाने वाले, जो मटेरियल बनाने वाले हैं, वो बनाने वाले मटेरियल उन्होंने हम लोगों की उसके ऊपर डिमांड को देखते हुए, एक्सपोर्ट को देखते हुए, ये वर्ल्ड डिमांड को देखते हुए कि सस्टेनेबल मटेरियल चाहिए। और सबसे बड़ा उनका क्वेश्चन ये रहता है कि इसमें आप अपने वेस्ट को मैनेजमेंट कैसे करते हैं। आज की डेट में जो ऑर्डर्स होते हैं, हमारे ऑर्डर ही देता, वो जब तक पहले ऑडिट होता था सेफ्टी
फायर सेफ्टीज का, फिर होता था सोशल अकाउंटेबिलिटी का कि आपकी लेबर नेशनल लॉ फॉलो कर रही है कि आप उसके अकॉर्डिंग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। आज सबसे बड़ा ऑडिट होता है सस्टेनेबिलिटी का। तो सस्टेनेबिलिटी पर जब तक हमारा सप्लाई चेन काम नहीं करेगी, ये काम सप्लाई चेन को करना था, इसीलिए ये फेयर हमने जूते का ना लगा करके हमने कंपोनेंट्स का लगाया था कि सप्लाई चेन जो हमारी जरूरतें हैं उनको पूरा करे। ऐसा पहला फेयर है कि जो जहां बायर्स अपने फेयर को अपने सप्लायर्स के लिए फेयर को लगाते हैं, जनरली सप्लायर्स फेयर लगाते हैं और बायर्स को बुलाते हैं। हम लोग इनको इसलिए बुलाते हैं कि जो हमारी आने वाली जो डिमांड है, जो हमारे आने वाली जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको हमारी सप्लाई चेन कैसे पूरा कर सकती है। और ये खाली किसी मेल पर या चिट्ठी पर नहीं हो सकती। जब ये आपस में ग्रेजुअल प्रोसेस है, जब आपस में हम इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं, आमने सामने बात करते हैं, तब हम उनको कन्विंस कर पाते हैं उन चीज़ों के लिए। और तब ये अगली बार जब प्रोडक्ट्स लगाते हैं तो नए डिज़ाइन भी दिखाते हैं और सस्टेनेबल भी कितना इम्प्रूव हुआ है वो यहाँ दिखाते हैं। सर सनातन साहू साहब शायद यहाँ अभी बैठे थे, उनसे बात होती, हाँ बैठे ऊपर। सर उनसे मैं बात कर रहा था अभी इनफॉर्मल, तो बता रहे हैं काफ़ी कुछ नई टेक्नोलॉजी इस बार आई है, ये आपके फेयर की सफलता है। अब मुझे लगता है कि एक छोटी सी शिकायत ये आई, जितनी टेक्नोलॉजी आप लोगों ने लगाई उस हिसाब से जो आप पहले दिन कह रहे थे कि हम अगले साल एक नया हैंगर बनाना पड़ेगा, तो लोगों की डिमांड अभी से, शिकायत तो नहीं, डिमांड आई है कि एक हैंगर और होना चाहिए, थोड़ा इसका स्वरूप व्यापक हो जाना चाहिए। उसके लिए आप कुछ करेंगे आगे? ये बिल्कुल डिमांड एंड सप्लाई का इश्यू रहता ही है ऑलवेज। इस बार जो कोविड के प्रति हम सशंकित थे, 2 साल नहीं लगे थे और 2 साल से टच में भी कम थे, हम थोड़े से सशंकित थे कितनी क्या रहेगी। निश्चित रूप से पहले भी एक जो पहले साल भी हमने जब लगाया था और मशीनरी के लिए एक हॉल बाहर अलग से लगाया था, लेकिन उस साल पीछे खाली रह गया था। तो इस बार जितनी हम लोगों ने डिमांड देखी है, और करीब 1.5 महीना पहले कोई वेटिंग में भी नहीं, वो उसमें भी नहीं था कि हम किसी की उम्मीद कर रहे हो कि 4 कैंसिल होंगे तो शायद किसी को आगे मिल पाए। हमारे पास करीब 27 लोगों की लिस्ट थी जिनको हम इस बार नहीं दे पाए थे। तो और जिस तरह का स्केल बढ़ रहा है उसके हिसाब से पूरा का पूरा हैंगर जो हमारा फूड कोर्ट लगा है, वहाँ से लेकर के जितना पक्का पोर्शन है उसमें पूरा हैंगर लगना ही लगना है। फूड कोर्ट उसके पीछे लॉन वाली से अगले साल बढ़ाने जा रहे हैं उसको। बिल्कुल। कुछ विदेशी कंपनियां कुछ कम दिखाई दी सर? विदेशी कंपनियां सारी की सारी हैं जितनी आती रही हैं, बल्कि उससे ज़्यादा आई हैं इस बार। गोरे कुछ कम दिखाई दिए होंगे क्योंकि ट्रेवल की थोड़ी सी लिमिटेशंस अभी भी चल रही हैं। ट्रेवल की टिकट्स भी अभी बहुत ज़्यादा महंगी हैं और वीज़ाज का बहुत बड़ा इशू है। जितना वीज़ा हम लोग कह रहे हैं कि हमको अमेरिका नहीं दे रहा है, इटालियन नहीं दे रहा, तो इंडिया भी वही टिट फॉर टैट कर रहा है कि इंडियंस भी, अगर इटालियन मुझे 15 दिन में वीज़ा देता है तो भारत ने भी करके दिखाया कि हम तुमको 2 महीने में देंगे। कई बाहर से ये शिकायत आई कि उन्होंने भी वीज़ा उनको समय पर नहीं मिले, ये हो रहा है। हालांकि अभी हमको उनकी ज़रूरत है। हमको सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि पॉलिसी टिट फॉर टैट बराबर की पॉलिसी हो। कहीं ना कहीं बायर्स है और सप्लायर्स है, तो बायर्स को कहीं ना कहीं हमको अहमियत देनी है। ये बात हमने सरकार के पास रखी भी सही कि हम ये नहीं चाहते कि हम टिट फॉर टैट करें। कम से कम हमको बुलाना है, इनवाइट करना है तो आए, तो वो कुछ कम हो सकते हैं। लेकिन कंपनियां, बल्कि इस बार 45 देशों का प्रतिनिधित्व इसमें रहा है। सर इनॉग्रल वाले दिन आप लोगों की एक मांग थी जो प्रोफेसर बघेल ने भी रखी थी, आप लोगों ने भी रखी थी, और पीयूष गोयल जी ने कहा कि पीएलआई में हर एक के लिए सुविधा नहीं है, लेकिन फिर भी आप सारे डाटा लेके आइए तो हम इस पर विचार करेंगे। तो उसके लिए कोई प्लान कर रहे हैं क्या? प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम जो है ये कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज पर रखी गई है ताकि
कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज यहाँ लग सके, और उसके ऊपर काफ़ी कुछ छूट दी गई है। लेकिन ये प्रोडक्शन लिंक है, जितना प्रोडक्शन आप करेंगे प्रोडक्शन के बेसिस पर मिलेगा। फुटवियर इंडस्ट्री इनिशियली उस क्राइटेरिया को में नहीं आती थी, क्योंकि फुटवियर इंडस्ट्री उतनी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री नहीं है। लेकिन हम लोगों ने डेटा दिए, आगे संभावनाएं जितनी दिखाई दे रही है, जिस तरह से अपाचे और फेंटाई ने फैक्ट्रीज साउथ में चेन्नई में लगाई हैं, जहां 1 लाख पेयर पर डे बन रहा है, जब ऐसी इंडस्ट्रीज आ सकती हैं तो उस फुटवियर इंडस्ट्री में उस संभावना को क्यों सीमित क्यों किया जाए? जितनी जरूरत होगी उतनी होगी, 2 आएंगी 4 आएंगी, यूज उतना ही होगा स्कीम का जितने लोग आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कि पहले साल में, 2 साल में, 4 साल में 2 या 4 या 5 नहीं आए भी ना आए, क्योंकि पोटेंशियल उनको नजर आया था कि सीमित है इसमें, इसलिए नहीं किया गया था। लेकिन हम समझते हैं कि जितना भी पोटेंशियल हो, अगर हमारे पास स्कीम होगी तो पोटेंशियल बढ़ाने का प्रयास होगा। तो हमने मांग की है और सीएडी ने पूरे डेटास के साथ में ऑलरेडी रखा है। उस दिन जो लेट आए थे मंत्री जी, उस दिन भी सारी ईपीसीएस जितने भी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, उन सबको, एसोचैम को, सीआईआई को, सभी को उस दिन बुलाया गया था। तभी उन्होंने बताया कि उनके पास शायद सीमित समय था और कोई दिन अवेलेबल नहीं था, इसलिए आज उनको ये बैठक रखनी पड़ी और वो खुद नहीं आ पाए, तो वहीं से ज्वाइन किया उन्होंने। तो ये डेटा तो देखिए आपको बेस तो देना ही पड़ेगा। किसी भी चीज़ की अगर कोई डिमांड करते हैं, हम लोग आपस में भी जब कोई बात आती है तो हम चूँकि मीटिंग्स अटेंड करते हैं, सरकार के क्या कंपल्शंस हैं, हमें क्या कंपल्शंस है, उस स्कीम का बेस क्या है, वो स्कीम क्यों बनी, उसके लिए क्या क्या ज़रूरतें हैं, ये सारा कुछ फिगर्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स हमको देने पड़ते हैं। और फैक्ट्स एंड फिगर्स हम लोगों ने सीएली ने दिए, हम लोग ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं और विचार इस पर चल भी रहा है। हमको थोड़ा कहीं ना कहीं कुछ जॉइंट वेंचर्स और कुछ एफडीआईज को ला करके खड़ा करना है इन्वेस्टिंग उसमें, ताकि हम कोई प्रैक्टिकल वो फैक्ट्स बता सकें, ये तैयार है। इस पर और सलाह करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। इससे पहले कि आप उस पर आए, मैं कुछ एग्जीबिटर्स भी यहाँ हैं, कुछ अपने शेयर करना चाहें व्यूज़, उन्होंने कैसा फील किया और क्या अपेक्षाएं हैं, क्या कमियां रही, वो बता सकते हैं ताकि हम आगे ठीक कर सकें उनको।
जिस तरह से कपड़ा बनता है वैसे सिलाई होती है। एक एडेसिव लगता है, जो सॉल्वेंट बेस्ड एडेसिव होते थे उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एयर पोल्यूशन की 19-20 वो रहती थी, हालांकि वो फ्यूम्स बहुत दूर तक नहीं जाती हैं, लिमिटेड रहती है। उसके भी सॉल्यूशंस वाटर बेस्ड एडेसिव आए हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी इस बार में स्टैंड लगे हैं, एक भी सॉल्वेंट बेस्ड एडेसिव का स्टैंड नहीं था, सारे के सारे वाटर बेस्ड एडेसिव के स्टैंड्स हैं। और वाटर बेस्ड एडेसिव और इवन जो पीयू की के मटेरियल, रॉ मटेरियल्स भी जो बने, पीयू के फैब्रिक्स भी जो बने हैं, मैनमेड लेदर्स भी बने हैं, वो भी वाटर बेस्ड कोटिंग उनमें हो रही है बजाय सॉल्वेंट बेस्ड होने की। तो बहुत हद तक हम सस्टेनेबिलिटी की ओर बढ़ रहे हैं, अपने पर्यावरण सबको सुरक्षित करने की ओर लगातार बढ़ रहे। दूसरे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स में जो हमको मिली कि जिन आइटम्स पर हमको चाइना पर निर्भर रहना पड़ता था, इस बार आपने देखा होगा कि मैनमेड मटेरियल की, चाहे वो टेक्सटाइल बेस हो या पीवीसी बेस हो, ऐसे इतने सारे मटेरियल हर कलर में आपको, चाहे रेक्टाइल प्रिंट हो चाहे मेटेलिक प्रिंट हो। मेटेलिक प्रिंट्स की बाहर आपने देखी होगी कि हर तरह का मेटेलिक प्रिंट लेडीज जितना शाइनिंग शू जिस कलर में पहनना चाहिए, गोल्ड हो, सिल्वर हो, ब्रॉन्ज हो, मेटेलिक ब्लू हो, मेटेलिक रेड हो, लेडीज की ड्रेसेस के साथ में जो शूज रहते हैं। और रेक्टाइल प्रिंट्स में तो इस तरह के फॉइल प्रिंटिंग्स इस तरह की दिखाई दी, मेरे ख्याल से शायद जितने तरह के रेप्टाइल्स हमने देखे हैं, चाहे वो स्नेक प्रिंट्स हो या पाइथन हो, कोबरा हो, वो हो, या फिर लीजर प्रिंट्स हो, डेथ प्रिंट हो, ये सारे के सारे प्रिंटिंग्स आपको देखने को हम लोगों को इस फेयर में मिली है। वो लेदर पर भी फॉइल प्रिंटिंग, पीयू बेस पर भी फॉइल प्रिंटिंग, टेक्सटाइल पर भी फॉइल प्रिंटिंग। और टेक्सटाइल बिल्कुल वैसे भी एक सस्टेनेबल प्रोडक्ट है, वो जल्दी से उसको नष्ट भी किया जा सकता है, वर्क भी किया जा सकता है बिना किसी बंधु के। टेक्सटाइल प्रिंटिंग्स के भी हमको देखने को मिले और ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हमको यहाँ पर देखने को इस बात मिले। मशीनरी की दृष्टि से देखें तो किस तरह से हम अपने काम को ईज कर सकते हैं, किस तरह से क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं। छोटी छोटी मशीनें जो पहले ग्लूज और हाथ से लगाया करते थे, उनकी मशीनें भी कभी विकसित हुई और हाई वैल्यू एडेड डाईलेस करेंगे, जिसमें हर मॉडल के लिए हमको अलग अलग डाई बनानी पड़ती है। अब कंप्यूटराइज्ड डाईलेस मशीन हमने सिर्फ उसको फीड कर देना है अपने प्रोग्राम को, और प्रोग्राम को फीड करने के बाद में उसकी कटिंग, हालांकि इन मशीनों की कॉस्ट अभी ज़्यादा है, एफोर्डेबल कम है। हमारी यूएसपी जो है वो लेबर है। अभी इनको एडॉप्ट करने में डाईलेस कटिंग मशीन को, जो कंप्यूटराइज कटिंग मशीन है, हमको भी समय लगेगा। इनकी कीमतें 50 लाख से 80 लाख रुपए तक की है और जो 300 से 400 पेयर की कटिंग करता है, और 300 से 400 पेयर की कटिंग हमारे 4 से 6 वर्कर 75, एक वर्कर की हमारी कैपेसिटी करीब 70 से 75 पेयर की रहती है। तो अभी हम लोगों को बहुत कुछ निर्भर, अभी एक कॉम्बिनेशन है। जो बड़ी फैक्ट्रीज हैं कुछ एक्सपोर्ट कर सकती हैं, साथ साथ पैरेलली रख सकती हैं, 4 मशीन भी लगानी, लोगों को भी कर दिया रोजगार की दृष्टि से। उनको देखते हुए अभी हम लोग की एक कंजर्वेटिव अप्रोच रहेगी इनको एडॉप्ट करने में, लेकिन वो टेक्नोलॉजी जो अवेलेबल, जो फ्यूचर है, जो आज की लेबर है, वो आगे अपग्रेड होकर के फ्यूचरिस्टिक
फिनिश्ड प्रोडक्ट में जाएगी, अच्छे साफ सुथरे कामों में जाएगी, ऑटोमोबाइल में जाएगी। अभी यहाँ पर जो नई तकनीक जो बनने आ रही है, जो यानी मोबाइल्स भी यहाँ बन रहे हैं, कंडक्टर्स भी यहाँ बनेंगे, हाई वैल्यू जब आइटम बनेंगे तो हमारी लेबर निश्चित रूप से उसमें डाइवर्ट होगी, तो उसका ऑल्टरनेट हमको चाहिए होगा। उसके ऑल्टरनेट्स यहाँ पर पीएस में हमको देखने को मिले, आगे की हम मशीन किस तरह की कर सकते हैं। इसी तरह से स्टिचिंग मशीन में भी अभी आगरा में जो सबसे ज्यादा शॉर्टेज है वो स्टिचर्स की शॉर्टेज है। स्टिचर्स को हालांकि हम लोगों ने इस बार बीड़ा उठाया है कि कम से कम अगले 2-3 साल के अंदर 40% हम लेडीज वर्कर प्रमोट करेंगे। साउथ में अभी देखा जाए तो 70 से 80% लेडीज वर्क करती हैं। यहाँ थोड़ी सी नॉर्थ में लेडीज वर्कर्स का कंजर्वेटिव अप्रोच है, कम निकलते हैं और घरों से करते हैं, लेकिन उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर्स की व्यवस्था हम अलग से करें और फैक्ट्री में भी कहीं ना कहीं इसकी ट्रेनिंग की की जा रही है। इसके डेवलपमेंट के अंतर्गत लेबर सेक्टर स्किल काउंसिल इस पर काफी काम कर रही है। CFTI बहुत काम कर रही है। CFTI ने अलग अलग 30 दिन के 90 दिन के कोर्सेज किए, 90 आवर्स की ट्रेनिंग के कोर्सेज शुरू किए हैं ताकि महिलाओं को तैयार किया जा सके। पूरे के पूरे बैच महिलाओं के पूरी लाइन महिलाएं चलाएं। उसके लिए ये सारे प्रयास हो रहे हैं, लेकिन उसके अभी स्टिचिंग मशीन भी यहाँ आपको देखने को मिली, जो एक मशीन 350 से 400 सीधी फ्लैट स्टिचिंग कर देती है और उसको बीच में जो पीछे से ज्वाइन करना और ज्वाइन करने के बाद में लाइन लगाने का काम बचता है। तो 3 वर्कर्स की टीम, 4 वर्कर्स की टीम, 5 वर्कर्स की टीम 300-400 जोड़ी इन नई आधुनिक मशीनों को बना सकती है। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि इस पर हम आगे जरूर बढ़ेंगे ऐसी मशीनों पर। ये फ्यूचरिस्टिक मशीन है, लेकिन इसके साथ एक कॉम्बिनेशन हमको रखना जरूरी है। अभी हमको वर्कर्स की अगर जहां शॉर्टेज है वहाँ लेडीज वर्कर्स को ऐड करना। लेडीज में हमारी लेडीज में जो स्किल है, स्टिचिंग की स्किल इनबॉर्न स्किल है, वो कपड़े में यूज हो रही है, कहीं ना कहीं लेदर में यूज नहीं हो पाई है। काफी टेक्निकल है हमारे राजेश सहगल जी इसके बारे में। तो हमने पूछा जब इनसे कि भाई क्यों लेडीज वर्कर इस पे काम नहीं कर पाते, तो उन्होंने बताया लेदर की मशीन रोलर फीड होती है और जो कपड़े की मशीन है डॉग फीड है। हम इस पर भी रिसर्च कर रहे हैं कि लेदर की मशीन डॉग फीड क्यों नहीं बन सकती, या रोलर फीड पर उनको किस तरह से उनको उसमें स्किल देकर के हम उसी स्पीड पे उनको आगे बढ़ा सकते हैं। ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन फ्यूचरिस्टिक हमारे पास में, जब मैंने बताया कि आगे जो भारत, जो बढ़ता हुआ भारत है, जिस तरह से आगे आने वाली जो एक बड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ लगने वाली है, उनमें साफ सुथरा भी काम होगा, पैसा भी ज्यादा होगा, उस समय लेबर की शॉर्टेज आ सकती है। उसके लिए हमारे पास फ्यूचरिस्टिक कंपोनेंट्स यहाँ मिल रही हैं, मशीनें देखने को मिल रही हैं और उसके ऊपर कहीं ना कहीं ट्रायल्स हम लोग अभी से शुरू करने वाले हैं और कुछ ऑर्डर्स इनको कई मशीनों के मिलेगी। 15 मशीनें स्टिचिंग मशीन का गुप्ता वर्सेस ने ही ऑर्डर किया है, उसके लिए लीड लिए और हमेशा ये लीड लेते चले गए हैं। और गोपाल गुप्ता जी को नहीं मालूम थी, मशीन वाले ने बताया कि आपके यहाँ ऑलरेडी 4 मशीनें लगी हुई है। आज एक मशीन खराब हुई थी आपकी ये वाली, और आज मैं ठीक करने भी गया हुआ है। कुछ मशीनें लग भी चुकी हैं, कुछ लग रही हैं। अभी मेरे शूज में अभी जो बड़ा बदलाव आया था, आदमी फॉर्मल जूतों से हटकर स्पोर्ट्स पर और लेदर शूज पर आया है। इस बार के इसमें हम लोगों को कई ऐसे दिखाई दिए जिन्होंने फ्लाई
फ्लाई रेटेड फैब्रिक्स भी रखे हैं और फ्लाई रेटेड अपर्स भी। आगरा में भी एक व्यक्ति ने 100 मशीनें फ्लाई रेटेड अपर्स के लिए रखी है, जो स्पोर्ट्स शूज के लिए अपर बनते हैं, जो आप स्केचर्स के या एडिडास के या इनके देखते हैं, वो मशीनें आगरा में लगना शुरू हो गई है। पूरी तरह से जो कन्वेंशनल जूते हैं, इनमें मोकेसिन्स और कंफर्ट शूज, वो भी आज उसमें उसी टेक्सटाइल में बने हुए यहाँ डिस्प्ले भी किए हैं कि जिसको चमड़ा रहित जूता पहनना है और कंफर्ट भी रखना है और ब्रीदेबल भी रखना है। पीयू में ये आते हैं कि ब्रीदेबिलिटी की एक लिमिट रहती है। हालांकि पीयू में भी जो इनोवेशन अभी हुए हैं, जो मोटरवेज हुए हैं, उसमें ब्रीदिंग कैपेबिलिटी बढ़ी है, लेकिन कपड़े जो लाइट कपड़े हैं वो होल वाली जिनमें पास हो सकती है, ऐसे बहुत सारे बहुत बने। कृतिका जी, ये दोनों ही सिद्धांत जर्मनी रहे। शू में कैसे यूज हो सके, जूतों में कैसे प्रयोग हो सके, ये एक इसी तरह से जिस तरह से 2G में, 3G में, 5G में उसके सैकड़ों यूज निकाले जा रहे हैं। सस्टेनेबल मटेरियल्स और मल्टी प्रोडक्ट। तो पहला एक बड़ा स्टॉल देखा होगा कि 8 कंपनियों को एक साथ करके, बहुत पुराने इंडस्ट्री में है, सरीन एंटरप्राइजेस, और इन्होंने कि डोमेस्टिक का फेयर कैसे लगे और कब लगे। ये आज सुझाव भी काफी थे यहाँ पर, चाहे वो डेनियन फेयर हो या जर्मन फेयर हो, वो डोमेस्टिक से शुरू हुआ। कोई भी फेयर एक्सपोर्ट से नहीं बनता। जब डोमेस्टिक लगाना शुरू करते हैं, डोमेस्टिक लगाना शुरू करता है, तो वो फेयर बाद में कन्वर्ट नहीं होता है। रवि जी को भी सम्मानित किया जाना है यहाँ पर। ये इसलिए आपको प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप जल्दी से फेयर लगाएं। संजय जी ठीक पकड़ा तीसरी बार है, तीसरी बार। तो मैं एक बात बताना चाहूँगा कि एक्चुअल में जो एफनेट फेयर लगाती है, आप विश्वास मानिए, इसके सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट मिलता है वो हम डोमेस्टिक इंडस्ट्री वालों को मिलता है। मुझे लगता है हमारी सहभागिता, हमारे लोग सबसे ज़्यादा होते हैं यहाँ पर, सॉरी टू से, क्योंकि एक्सपोर्टर्स तक ये सब बड़ी कंपनीज खुद पहुँच जाती हैं। उसका कारण ये, वो खुद पहुँचती हैं उन लोगों के पास, वो एक बड़े बायर होते हैं, पर जो हमारे डोमेस्टिक विंग्स हैं वो इतने बड़े बायर नहीं होते, उन तक ये खुद नहीं पहुँच पाती, तो हम लोगों की ही सबसे ज़्यादा तादाद होती है। अगर मैं अपने बारे में कहूँ तो आज मैंने 4 मशीनों का जो है पीओ उन्होंने बनाया था, जिसमें 3 की पेमेंट्स मैं करके आया हूँ, फाइनलाइज कर चुका हूँ। और आप देखिएगा, मैं डावर साहब को बताना चाहूँगा कि संगीता और जितनी भी बाहर से मशीन्स वाले आए थे, सर सबकी मशीनें 90% सोल्ड हो गई। आज ये हालत थी कि मशीन के लिए अब मैन्युफैक्चर गया था, भाई अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो मैं ले लूँ। अभी ये बेनिफिट थोड़ा सा मिलता है, किराए का थोड़ा सा और डिस्काउंट दे देते हैं, वो बात एक अलग है, लेकिन ये भी उसका जो है आने वाले एग्जीबिटर पे रहता है कि डोमेस्टिक सेफ एक्सप्रेस की तरफ से जो लॉजिस्टिक सबसे बड़ी चीज़ है, और लॉजिस्टिक के बिना कुछ आगे बढ़ नहीं सकता। और सेफ एक्सप्रेस एक बड़ा स्टेक होल्डर है हमारी लॉजिस्टिक व्यवस्था में। उन्होंने यहाँ एक टोकन ऑफ यहाँ दिया है हम लोगों को, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। जैसे डावर सर ने बोला कि लॉजिस्टिक एक बैकबोन होती है हर बिजनेस के लिए, तो डेफिनेटली आगरा और एंटायर इंडिया में जो सेफ एक्सप्रेस
सर्विस देती है हर एंटरप्रेन्योर। आज 6 ऑफिसेज और 9 व्हीकल्स पे, और आज की डेट में सेफ एक्सप्रेस जो है 9000 प्लस जीपीएस एनेबल्ड व्हीकल प्लस एवरी स्क्वायर इंच ऑफ इंडिया कवर करती है, टोटल इंडिया खाने की उनमें जो क्षमता है एक वंडरफुल क्षमता है। मैं चंद्रशेखर को आमंत्रित कर रहा हूँ और साथ में हमारी इवेंट टीम जो है CCLA, इस बार हमने प्रयास किया था कि अपनी आगरा की ही इवेंट टीम्स को मौका दिया जाए। ये जितनी भी व्यवस्थाएं की गई ये CCLA द्वारा की गई है। उनके अजय शर्मा और विजय शर्मा, इन दोनों को भी मैं यहाँ सम्मानित करना चाहूँगा और उनकी पूरी टीम। ये बधाई की पात्र है। ठीक सर, ये सामने देखिए। एक जनरली देखा जाता है कि गैप पड़ जाता है कि कर्नल खिंदरी लगातार कई वर्षों तक इस पेड़ को संभाल रहे थे और जैसे भारी बारिश के बावजूद 3 दिन में जो यहाँ फुटबॉल देखा गया, 21,700 लोगों ने इस पेड़ को यहाँ देखा और 5,731 ऐसे बिजनेस विजिटर्स थे जिन्होंने यहाँ अपने आप को रजिस्टर किया और कुछ न कुछ यहाँ से परचेज भी की, शॉपिंग की, ऑर्डर कई महीनों में बहुत सक्सेसफुल फेयर ये था। इसमें मशीनरी की तकनीक हो या सस्टेनेबल मटेरियल्स या ऐसे प्रोडक्ट जो अब तक हम इंपोर्ट पर ही निर्भर करते थे। इतने तरह के कलर्स, इतने तरह के फिनिशेस, मेटालिक फिनिशेस, रेप्टाइल प्रिंट फिनिशेस अभी तक जो मैंने भी नहीं देखी थी वो यहाँ देखने को मिली है। और ये मुझे लगता है कि हम जल्दी ही अपने जितने भी रॉ मटेरियल इस पर लग रहे हैं उस पर पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने वाले हैं। मशीनरी की दृष्टि से भी आगे फ्यूचरिस्टिक हमने डिटेल में अभी बताया कि कहाँ इसका कम्बिनेशन है, एक दूसरे के साथ में कंबाइन करके हमको लेबर को भी एडजस्ट करना है और टेक्नोलॉजी को भी एडॉप्ट करना है। हमारी यूएसपी यहाँ की लेबर है, लेकिन टेक्नोलॉजी हमारा फ्यूचर है। जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ेगी, इनको जो यहाँ की लेबर जो आज जूता इंडस्ट्री में काम कर रही है वो अपग्रेडेड इंडस्ट्री में काम करेगी। तो ऐसी तरह की फ्यूचरिस्टिक मशीन्स भी यहाँ बहुत सारी जापानीज मशीन्स भी थी, कोरियन मशीन्स भी थी, ताइवानीज मशीन भी थी, चाइनीज मशीन्स भी थी। और सबसे बड़ा काम जो हुआ है कि आज जो सबसे बड़ी चिंता होती है पर्यावरण, सस्टेनेबल मटेरियल कैसे बने, कैसे वेस्ट जो है जो जनरेट होती है उस वेस्ट का हम उपयोग कैसे कर सकते हैं। ज़्यादातर मटेरियल जो बनने लगे हैं उसमें कम से कम 20 से 30% रिसाइकिल्ड मटेरियल यूज़ किया गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही है जो हमारी एक वर्ल्ड मार्केट की जो एक रिक्वायरमेंट रहती है, डिमांड रहती है कि आप वेस्ट जनरेट कितना करें, उस वेस्ट का डिस्पोजल कैसे करें। महिला वर्करों की देखिए, महिला वर्करों की इस समय स्टिचर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो वो जितना स्टिच कर देंगे वो मोटिंग बहुत ज़्यादा, बाकी चीज़ों में प्रोसेस में टाइम नहीं लगता। और स्टिचर ही हमारी यहाँ की यूएसपी थी, लेकिन चूँकि आने वाली जो पीढ़ी है वो आगे इसमें नहीं बढ़ी है, तो महिलाएं जिसमें स्टिचिंग इनबॉर्न स्टिचिंग की होती है, घर में कपड़े सीखना सिलना वो शुरू से ही बचपन में हर घर की महिला बनाती है। उनका प्रयोग लेदर में कैसे किया जाए, इसके लिए ट्रेनिंग अलग अलग लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल के माध्यम से, CFTI के माध्यम से, इवन हर फैक्ट्री को भी ये जागृत किया जा रहा है कि कम से कम एक हॉल
ट्रेनिंग का ज़रूर बनाएं, पूरे के पूरे बैच महिलाओं की बैच बने। और मुझे सर अगले आयोजन की क्या डेट रखी गई? अगले आयोजन की डेट जो है 20, 21, 22 अक्टूबर रखी गई है। फ्राइडे सैटरडे संडे 20, 21, 22 अक्टूबर है। हम लोगों को जो सूट करता है कि अक्टूबर का आखिरी सप्ताह या नवंबर का रखता है, त्योहारों को देखते हुए और इंटरनेशनल फेयर्स को देखते हुए डेट्स तय की जाती है। आज जो सम्मानित किया है जिन्होंने बेस्ट प्रदर्शन किए, इसमें इमेजिंग एंटरप्राइजेस, ARS क्लॉज, एलर्ट सोल्स और 4 लोगों को आज यहाँ सम्मानित किया गया है जिन्होंने सस्टेनेबल प्रोडक्ट बनाए, जिन्होंने बहुत सुंदर प्रदर्शन किया, स्टॉल्स में बड़ी सुंदरता से प्रदर्शित किए, और मशीनरी में भी जिन लोगों ने, उन 4 लोगों को यहाँ सम्मानित किया। सर अभी इसमें कितनी राशि में की सहभागिता की रही और कितना टर्नओवर की उम्मीद की जा रही है? देखिए, देश के हर कोने से, आगरा के अलावा देश के हर कोने से, और 45 देशों का प्रतिनिधित्व यहाँ या तो सीधे या उनके जो काउंटर पार्ट्स यहाँ पर हैं उनके माध्यम से यहाँ हुआ है। मुझे लगता है कि जिस तरह से स्केल बढ़ रही है, जिस तरह से डोमेस्टिक बिजनेस बढ़ा है, डोमेस्टिक बिजनेस जिस तरह से ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो कम से कम 20,000 करोड़ के व्यवसाय की नींव यहाँ से पड़ने वाली है। ठीक है।